नमस्कार विद्यार्थी मित्रों और मेरे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में स्वागत है। आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 कक्षा 8वीं के 13वें प्रश्न से लेकर 17वें प्रश्न को इस वीडियो में बताने वाले हैं। 13वां प्रश्न का पहला उप प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए 2y वर्ग ऋण 11y धन y। अब 2 पचे 10 होता है, इसका कितना होता है 10 और इसका गुणनखंड करेंगे 10 के साथ तो कितना होगा 10 धन 1 10 ऋण 1 ऋण 10 और ऋण 1 मिलके होता है ऋण 11y। इसका 2 गुणे 5 किया, 2 गुणे 5 2 गुणे 5 बराबर 10। इसका 2 भाग करना है हमको, इस मध्य भाग का 2 भाग बनाना है। तो इसके लिए हमें 2 भाग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से हमें वो संख्या प्राप्त करनी होती है। तो अब इसको करेंगे ये 2y वर्ग ऋण 10 ऋण y, चूँकि अकेला है 1 है और धन 5। अब इसमें से जो कॉमन संख्या है, जो सामान्य संख्या है उसको निकाल लेंगे। 2 और 2 यहाँ भी है, 2 क्योंकि 2 बचे 10 तो यहाँ 5 बचेगा। 2y यहाँ से बाहर लिख लिया, यहाँ क्या बचा y और यहाँ क्या बचा ऋण 5। तो यहाँ 2y बाहर और कोष्ठक के अंदर y ऋण 5। अब यहाँ पे y धन 5 बचा है, तो क्योंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे 1 और ऋण 1 हो गया और ये ऋणात्मक धनात्मक क्योंकि ऋणात्मक हो जाए तो y ऋण ये ऋण 5 है। तो y ऋण 5 एक कोष्ठक में और 2y ऋण 1 एक कोष्ठक में, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसका, x वर्ग ऋण 2x ऋण 80। अब 80 का गुणनखंड 2 भाग में करना है। 80 का 10 अठे 80, यानी दोनों संख्याएं ऋणात्मक होंगी। 10 अठे 80, लेकिन 80 होना चाहिए, गुणा करने पर ऋण 80 होना चाहिए। लेकिन ये जो संख्या है वहाँ पर घटाने पर 2 ही प्राप्त होनी चाहिए, यानी ये ऋण 10 और ये धन 8 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने इसको 2 भाग में बनाया। x घाते 2 धन ऋण 10 x धन 8 x ऋण 80। अब इसमें से दोनों में से क्या निकलेगा, जो सामान्य संख्या है x को बाहर कर लिया, यहाँ क्या बचा x यहाँ लिखेंगे और ये 10 बचा 10 यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है 8 है, 8 यहाँ लिखने धन 8 और यहाँ पर बचा x ऋण 10। अब इसका एक कोष्ठक में x ऋण 10 और दूसरे में x धन 8, ये हमारा उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है 3x वर्ग ऋण 4x धन 1। अब इसको 2 भाग में बटाना है, यानी ऋण 4x का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1 3 एकम 3 होता है, 3 और 1 इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 एकम 3। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ने पर ऋण 3 और ऋण 1 मिलके ऋण 4 होता है, ऐसा करना है। तो ऋण 3, अब यहाँ पे 3x वर्ग ऋण 3x ऋण x धन 1। उसके बाद इस दोनों में क्या सामान्य है, इस दोनों में क्या सामान्य है, पहले इस दोनों में क्या सामान्य है, इसमें 3x यहाँ पे 3x बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे केवल x बचा, x यहाँ कुछ नहीं बचा तो ऋण 1। फिर यहाँ भी कुछ नहीं सामान्य है तो ऋण 1 होगा और ये x धन x ऋण 1, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक धनात्मक है तो ये x ऋण 1। अब एक कोष्ठक में x ऋण 1 मिलेगा और दूसरे कोष्ठक में 3x ऋण 1, ये हमारा उत्तर हुआ। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का 14वां प्रश्न है, एक टेलीविज़न सेट की कीमत 50,000 रुपये है। यदि दुकानदार ने यह सेट 15% छूट देकर बेचा तो ग्राहक को कितना मूल्य देना पड़ेगा। टेलीविज़न की कीमत यानी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य भी है या यही अंकित मूल्य भी है और यही विक्रय मूल्य भी है, और उस पर दी गई छूट 15% है, ये 15% है, 150 नहीं है। ग्राहक को मिली छूट, टेलीविज़न की कीमत में छूट प्रतिशत, कितना छूट मिला गुणे छूट का प्रतिशत, तो 50,000 गुणे 15% का उसमें छूट मिलता है। तो इसको हल करने पर 50,000 गुणे 15/100 तो 7,500 रुपये उसको छूट मिलती है। तो ग्राहक द्वारा दी गई कीमत विक्रय मूल्य में से छूट को घटा देंगे, वही अंकित मूल्य भी है और वही विक्रय मूल्य भी है, तो उसमें से छूट को घटा देंगे। 50,000 उसका विक्रय मूल्य है, उसमें से 7,500 रुपये घटा देंगे तो 42,500 रुपये में दुकानदार ने वह टेलीविज़न सेट खरीदा। 15वां प्रश्न है, राजा भाऊ ने अपने फ्लैट दलाल के जरिए बसंत राव को रुपये 88 लाख में बेचा। दलाल ने दोनों ओर से 2% दर से दलाली ली हो तो दलाल को कितनी रकम प्राप्त होगी। फ्लैट की कीमत कितनी है 88 लाख रुपए, दलाली की दर है 2%। दलाली कितना मिला, 2% की दर से कितनी दलाली होती है वो हम निकाल लेंगे। 88 लाख गुणे 2/100
तो ये हो गया 1,76,000। अब राजा भाऊ तथा बसंत राव दोनों से मिलने वाली दलाली की रकम 1,76,000 गुणे 2, क्योंकि दोनों लोग से मिलती है, चाहे इसको 2 बार जोड़ दो या 2 का गुणा कर दो, तो कुल रकम हो जाती है 3,52,000 रुपये। तो दलाल को कुल 3,52,000 रुपये दलाली मिली। 16वां प्रश्न है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का। ABCD समांतर चतुर्भुज खींचने हैं। समांतर चतुर्भुज DC की लंबाई दी गई है 5.5 सेंटीमीटर और कोण D बराबर 45 अंश है और रेख AD बराबर 4 सेंटीमीटर। एक कच्चा त्रिभुज बना लेंगे ABCD। DC की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर दी गई है और AD की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर और इसका D का माप है 45 अंश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 5.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे, 5.5 सेंटीमीटर। ये देखिए 5.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। इसके बाद इस तरफ से 45 अंश का कोण बनाएंगे। इसकी सहायता से, चांदा की सहायता से 45 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए 45 कहाँ है, 45 ये 40 और 50 के बीच में 45 अंश। यहाँ हमने निशान लगाया और यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ये ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार पे 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। 4 सेंटीमीटर की लंबाई ले लेंगे 4। ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, पहले से ही 4 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ से रख के इसको काटेंगे। देखिए यहाँ से इसको यहाँ काटा। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समान होंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इधर की भुजा भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको इसके बराबर यानी 5.5 सेंटीमीटर प्रकार को फैलाकर, पहले तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से इसको काट लेंगे और फिर 5.5 सेंटीमीटर फैला के इसको भी यहाँ से काट लेंगे। यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर जहाँ पर ये दोनों काटते हैं इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज हमारा तैयार हो जाएगा। 17वां और अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आकृति में समांतर रेखा। 17वां प्रश्न है, आकृति में रेखा L समांतर रेखा M है। यहाँ पे L और M ये दो समांतर रेखा हैं और इसकी तिर्यक रेखा है P और Q। अगर इसको समांतर रेखा लेते हैं तो इसकी तिर्यक रेखा ये हो जाएंगी। तो इसमें A और B, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कोण दिए हुए हैं, E कोण का माप दिया गया है। रेखा L समांतर रेखा M, समांतर रेखा M, P यह तिर्यक रेखा है, इसकी तिर्यक रेखा ये P है। तो इसके आधार पर यहाँ पे ये कोण बनता है। तो A बराबर A सर्वांशम 78, ये जो है 78 के बराबर है। ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, तो संगत कोण का माप समान होता है। तो A बराबर 78 है तो A कोण का माप भी A का माप 78 हो गया। अब रेखा P समांतर रेखा Q है, P समांतर रेखा Q है, यहाँ पर तिर्यक रेखा M है, यहाँ पे तिर्यक रेखा M है, ठीक है। तब रेख A सर्वांशम B, ये एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण ये हो गया। एकांतर कोण भी सर्वांशम होते हैं, परंतु रेख A बराबर 78, अगर ये 78 है तो ये भी 78 होगा एकांतर कोण के नियम के अनुसार। तो कोण B बराबर भी 78 होगा। अब है कोण B सर्वांशम कोण D शीर्षाभिमुख कोण, कोण B सर्वांशम कोण D, अब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये भी इसका माप भी 78 अंश तथा कोण D बराबर 78 अंश। अब रेखा L समांतर रेखा M की तिर्यक रेखा Q है, M और L की तिर्यक रेखा Q है, ये इसकी तिर्यक रेखा है। कोण C धन कोण D बराबर 180 अंश, ये अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन दोनों का योगफल 180 अंश और ये 78 दिया हुआ है। तो कोण D और कोण C मिला के 180 अंश है। तो कोण C बराबर
कोण सी का माप ज्ञात करना है। 180 में से 78 को घटा देंगे तो कोण सी बराबर हो जाएगा 102 अंश, यानी इसका माप 102 अंश हो गया। तो हमें इस प्रकार से सभी कोणों का माप मालूम हुआ। कोण ए बराबर 78 अंश, कोण बी बराबर 78 अंश, कोण डी बराबर 78 अंश और कोण सी बराबर 102 अंश। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न संग्रह का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।